हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 11th लेकर आई हूँ। यहाँ से हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा है आज। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विद फैमिली एंड फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने एंशियंट तथा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं। और फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वैसे तो तीनों मतलब कि चाहे वो एंशियंट रहे, मिडाइवल रहे या मॉडर्न हिस्ट्री रहे, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर ये तीनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन एराइज होते हैं तो वो आधुनिक भारत ही है फ्रेंड। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, और जो भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, की किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनी आए और उसके बाद फिर ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया पर कब्जा करते चल गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वास्को डिगामा था ना फ्रेंड, वो 17 मई सन 1498 ईस्वी को भारत आया था। और वास्को डिगामा पुर्तगाल देश से भारत आया था, अर्थात कह सकते हैं कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था जो 17 मई 1498 को भारत आया था। और वास्को डिगामा ने मतलब कि यूरोप से भारत के बीच समुद्री मार्ग को, समुद्री रास्ता को खोज निकाला था वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। अल्मीडा जो था ना, वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। और यह वायसराय बना था कब अल्मीडा? तो सन 1505 ईस्वी में। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है आप उसे प्लीज कॉपी में नोट करते चलिए, 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का अगर एक्चुअल में संस्थापक बोलेंगे तो वो अल्बुकर्क हो जाएगा। और ये मतलब कि भारत का दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, जो सन 1509 ईस्वी में गवर्नर बना था। कब बना था? 9 ईस्वी में। फ्रांसिस्को द अल्मीडा तो 1505 में बना था। कब बना था? अभी जस्ट मैंने बताई कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था ना फ्रेंड, वो 1505 ईस्वी में बना था। बट जो अल्बुकर्क था यानी जो दूसरा गवर्नर था, वो उसके 4 साल बाद यानी 1509 ईस्वी में बना था। और उसी अल्बुकर्क को एग्जैक्ट तौर पर भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग यानी किले का निर्माण किया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोचिन में। और कोचिन कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट 5th नंबर, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया आप लोगों को फ्रेंड कि पुर्तगाली 1498 से ही उन्होंने मतलब भारत आना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा को तो बस समझ लीजिए कि एक जरिया, एक दूत बनाकर भेजा गया था। उसके बाद धीरे धीरे सब पुर्तगाली लोग आते गए, भारत पर कब्जा जमाते गए। तो इसलिए मतलब कि ये चारों जो सीरीज दिया हुआ है, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली में, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुर्तगाली ने। अभी मैं जस्ट बताई फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो मतलब कि ये था फ्रेंड, मतलब वास्को डिगामा था, उसी ने खोज की थी समुद्री मार्ग की यूरोप से भारत के बीच। तो कह सकते हैं कि पुर्तगाली ने ही सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आपको, बंगाल की फैक्ट्री का नाम दिया गया, बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हुगली, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली। 8th नंबर, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक को हम लोग कलकत्ता के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डचों ने। किसने आरंभ की? तो डचों ने। और डच लोग सन 1602 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 1602 में। 1498 में पुर्तगाली और डच भारत आए 1602 में। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, प्लीज आप इसे नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ये प्रीवियस सेट में भी मैं करवा चुकी हूँ कि वो अकबर था। नेक्स्ट 12th नंबर, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए फ्रेंड, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घूमे फिरे भी रहते हैं। बताती हूँ कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार कैंडिडेट को उलझाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जहांगीर के शासनकाल में। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत में मतलब अंग्रेज़ों की जो पहली कंपनी खोली गई थी वो सन 1611 ईस्वी में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। पहली 1611 में। जस्ट उसके 2 साल बाद यानी 1613 ईस्वी में खोली गई जहांगीर के परमिशन से सूरत में। और सूरत कहाँ है? तो गुजरात में है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई भारत में वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई 1611 में। लेकिन दूसरी जो खोली गई वो सूरत में खोली गई जस्ट 2 साल बाद यानी 1613 में। कहीं कहीं पर लिख देता है कि पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री। तो पश्चिमी भारत मतलब सूरत जो है वो पश्चिमी भारत का ही क्षेत्र है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर सूरत सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पश्चिमी भारत की लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो आप मसूलीपट्टनम ही मार कर आ जाइएगा, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अभी जस्ट बताई मैं फ्रेंड कि 1613 ये पार्टिकुलर डेट दे दिया है, तो वो गुजरात का सूरत था, जहांगीर के परमिशन से स्थापित हुआ था, क्योंकि उस समय जो मुगल वंश का सत्ता चला रहा था वो जहांगीर ही था। तो सूरत में स्थापित की गई। और अगर पूछ देगा कि पश्चिमी भारत की पहली फैक्ट्री, तो उसका भी आंसर सेम हो जाएगा, सूरत। लेकिन सिर्फ ऑल ओवर इंडिया की पहली फैक्ट्री पूछेगा तो वो 1611 में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा हो। इसके बावजूद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कन्फ्यूजन को क्लियर करने का एक मौका तो दीजिए। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट 16, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अब देखिए फ्रेंड, यहाँ आपके दिमाग में एक चीज़ खटक रहा होगा कि मुंबई जो शहर था वो कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु तो है नहीं, तो उससे मतलब किससे लेगा कोई? उसकी तो खरीद बिक्री पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे का एक छोटा सा कहानी है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बतला रही हूँ कि आखिर क्यों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब मुंबई किससे लिया गया था। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों से। अब देखिए किस प्रकार ये सब संभव हुआ। देखिए सन 1661 ईस्वी में क्या हुआ था फ्रेंड कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी और उसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। उसकी शादी हो गई ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो जैसे अभी दहेज की प्रथा है तो उस समय भी दहेज की प्रथा थी, तो उसमें दहेज के तौर पर क्या दे दिया पुर्तगालियों ने अपनी बेटी को? तो मुंबई शहर को ही दे दिया। आप सोच सकते हैं मतलब उस टाइम का क्या हमारा भारत था कि कुछ भी किसी को दे रहा था। यार मुंबई उसके बाप का नहीं था, मुंबई शहर को मतलब पुर्तगालियों ने एज ए दहेज के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे दिया।
अब देखिए कि मुंबई शहर को रखकर चार्ल्स द्वितीय क्या करता। चार्ल्स द्वितीय ने भी अपना दिमाग लगाया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई को बेच दिया। कैसे बेचा, तो वो 1 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी से कुल 10 पौंड एज ए रुपया के तौर पर, चार्ज के तौर पर 10 पौंड लेता था और उसने फिर उसको बेच दिया। यानी अगर इस चक्रव्यूह में अगर बात करेंगे तो मतलब पुर्तगाली ही ना था जो दिया था चार्ल्स द्वितीय को, उसके बाद ना चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई कहाँ से खरीदा था, किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए 18 का, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट 19, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध जो था फ्रेंड वो अंग्रेज और डचों के बीच, सॉरी फ्रेंड, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और इतिहास में कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो आप इसे पाउच करके नोट करते चलिए, मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो सन 1746 से 1748 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। नेक्स्ट 21, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात के सूरत में सन 1667 ईस्वी में। 1668 में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन सी, कॉलबर्ट को। नेक्स्ट 23, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिनसुरा कारखाना। नेक्स्ट 24, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए, बिहार स्टेट। नेक्स्ट 25, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। 26, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे पहले 1498 में आए थे पुर्तगाली और सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। सन 1664 में आए फ्रांसीसी, नोट करते चलिए। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो वो पलासी का युद्ध था फ्रेंड, जो सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये दोनों के बीच में 1757 में। नेक्स्ट 28, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। जस्ट मैंने बताई फ्रेंड कि वो युद्ध का नाम था पलासी। नेक्स्ट 29, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। 31, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में। 32, पलासी का युद्ध लड़ा गया था, अभी जस्ट मैं बताई फ्रेंड कि जो पलासी का युद्ध था वो सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट 33, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की।
तो बंगाल की जो राजधानी थी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद बनी और मुर्शिदाबाद से वो फिर से मुंगेर बनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम वो व्यक्ति था जिसने मुर्शिदाबाद से चेंज किया अपनी राजधानी मुंगेर की तरफ। और कब बदला था, अब देखिए कि ये जो मीर कासिम था कौन, तो ये था ना फ्रेंड, जैसे कि मतलब कि पलासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने मतलब कि उन लोगों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को तो मतलब कि हटा दिया रास्ते से और बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया मीर जाफ़र को। लेकिन मीर जाफ़र एक अयोग्य शासक हुआ, वो अच्छे ढंग से प्रशासन नहीं चला पा रहा था, सत्ता नहीं देख पा रहा था। तो मीर जाफ़र को भी अंग्रेज़ों ने हटाकर उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया बंगाल का नवाब। तो वो कब बनाया था, तो सन 1760 ईस्वी में। आप इसे नोट करिए, 1760 में। नेक्स्ट 34, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध था? तो ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध था, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट 35, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। 36, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बक्सर का युद्ध। 37, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट 38, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड क्लाइव। 39, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, आप देखिए इसका ऑप्शन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी। नेक्स्ट 40 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट 41, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ऑप्शन बी सही होगा, खासी। नेक्स्ट 42, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सर्वाधिक विरोध करने वाले मराठा लोग थे। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अब देखिए ये रणजीत सिंह कौन थे, तो ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर। 44, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकरचकिया मिसल। 45, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 46, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह सूजा से। अब ये शाह सूजा जो था ना फ्रेंड, वो अफगान का एक शासक था। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो इट्स करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट 48, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी उनके मरने के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन था, उसी को कहते हैं उत्तराधिकारी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खड़ग सिंह। 49 नंबर, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोआ के युद्ध में हराया था, बताइए उस ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर आयर कूट। नेक्स्ट 50 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट फ्रेंड 51 नंबर, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे?
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। और ये जो टीपू सुल्तान था ना फ्रेंड, ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा यानी जानकार शासक था। नेक्स्ट 52, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को सन 1780 ईस्वी में हराया था। ऑप्शन बी, पोलीलूर में। नेक्स्ट 53, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था उसके दौरान हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। अब देखिए फ्रेंड, जो मतलब कि आंग्ल मैसूर जो मतलब युद्ध हुआ वो 4 बार हुआ, यानी ये इम्पॉर्टेंट नोट से आप इसे नोट करते चलिए, मैं सबका बता रही हूँ आपको। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो सन 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तथा चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1799 ईस्वी में, वो एक ही साल चला था, चतुर्थ और लास्ट वाला। तो यहाँ पर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, डुप्ले। यानी अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वो डुप्ले के साथ की थी। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। उस लॉर्ड कॉर्नवालिस का उस समय शासनकाल था। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस वर्षों में चला, कितने सालों तक चला, मैंने सब आपको बतला चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट 54, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1799 ईस्वी में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, वो मारे गए। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया था? तो ऑप्शन सी, सरधना में। अब हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। तो 56 नंबर की भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ना फ्रेंड, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इनका जो कार्यकाल था वो सन 1774 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक था। और इन्हीं वॉरेन हेस्टिंग्स को ही न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 57, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध है किससे संबंधित थी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति? तो ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में सन 1772 ईस्वी में। कब समाप्त किया था? तो 1772 में। नेक्स्ट 59, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा आप लोगों को पता ही है कि संसद यानी पार्लियामेंट में चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चलाया गया था ब्रिटेन में। अब देखिए क्यों चलाया गया था इन पर महाभियोग का मुकदमा। उस समय ना भारत का एक मतलब कि व्यक्ति था जिसका नाम नंद कुमार था। तो नंद कुमार ने ऐसा कहा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है अपने शासनकाल के दौरान, ये वॉरेन हेस्टिंग्स मतलब काफ़ी ज़्यादा घूसखोर मतलब कि शासक था, घूसखोर वायसराय था। तो उसने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक अच्छा नहीं है। तो मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या किया, उल्टा नंद कुमार के खिलाफ ही षड्यंत्र रचकर उसको फांसी की सजा दे दी। इसी के लिए जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस अपने देश ब्रिटेन गया तो वहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट 60 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यायिक संगठन की स्थापना भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स और दूसरे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा के जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है और सिविल सेवा के जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं कि सिविल सेवा के जन्मदाता किन्हें माना जाता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस।
नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, देखिए यहाँ पर आ गया ना, का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। मैं जस्ट अभी बताई हूँ फ्रेंड कि वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें आईसीएस और आईपीएस के जन्मदाता माना जा रहा है। ये अभी इस पोस्ट के नाम से जाना जा रहा है, आईसीएस और आईपीएस। जो सबसे पहले शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट 62 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर में। नेक्स्ट 63, सन 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। 64, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट 65, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अब ये सहायक संधि थी क्या? बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा, सहायक संधि, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि व्हाट इज सहायक संधि। तो सहायक संधि ना फ्रेंड मतलब कि जस्ट जब ब्रिटिश सत्ता मतलब कि वायसराय लोग आए तो वे क्या चाहते थे, कोई भी चाहेगा कि मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया को ढालना चाहते थे, यानी वो भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाना चाहते थे, अंग्रेजी राज्य के जैसा बनाना चाहते थे। तो उसी के लिए सहायक संधि किया गया था। नेक्स्ट 66, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अवध का नवाब। नेक्स्ट 67, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं किया था, और एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि क्यों हम किसी के अकॉर्डिंग ढलेंगे, वे लोग अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते थे पूरे भारत को। नेक्स्ट 68, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट 69, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। जो चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था फ्रेंड, उसके तहत बंगाल का ये गवर्नर जनरल बन गया था। ये तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको हटाकर भारत का गवर्नर कर दिया गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 70 नंबर, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बंद किया था सन 1829 ईस्वी में, याद करिए। नेक्स्ट 71, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो जो ठगों का उन्मूलन किया था तो वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन ने। और कब ठगों का दमन किया था? तो सन 1830 ईस्वी में, 1830 में। नेक्स्ट 72 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग, कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबेरो के समय। नेक्स्ट 73, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, अब बताइए वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1856 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने। 76, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवध का शासन। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कब बिछाई गई थी, किसके समय बिछाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी।
नेक्स्ट 79, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, यानी रेलगाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक जाती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई टू थाने। नेक्स्ट 80, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई। तो ये जस्ट बताई हूँ फ्रेंड कि सन 1853 ईस्वी में। 81, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। नेक्स्ट 82, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट फ्रेंड 83 की तरफ बढ़ रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, पॉइंट टू बी नोटेड। भारत का पहला गवर्नर जनरल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट 84, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। जस्ट मैं अभी बताई हूँ फ्रेंड कि जो पहला का जो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो 85 का सी सही होगा। नेक्स्ट 86, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। नेक्स्ट 87, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया किस वर्ष में। सन 1858 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड एलन बरो ने। कब समाप्त किया दास प्रथा। तो सन 1843 ईस्वी में। नोट करते चलिए। नेक्स्ट 89, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती लागू की थी। नेक्स्ट 90 नंबर, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी सन 1871 ईस्वी में। नोट करते चलिए। नेक्स्ट, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। मैं जस्ट अभी बताई फ्रेंड कि उस व्यक्ति का नाम लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट 93, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 94, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई, यानी जब वो गद्दी पर था ही उसी समय उसकी हत्या हो गई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड मेयो। 95, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट 96, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 97, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट 99, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 100 और लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।